नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं भी आपके सामने, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो आगे जो 2022 में अब जो भी परीक्षा होंगी आपकी हिंदी साहित्य के, जहां प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है। ये टेस्ट सीरीज बहुत से प्रश्नों का संग्रह हमने किया है। अब लगातार ये हम चलाएंगे अपने विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अब और हमारा देखो नया बैच भी प्रारंभ हो चुका है। विबोध एकेडमी की एप्लीकेशन पर आप जाके देखोगे, विबोध एकेडमी ये एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर हमने नया बैच शुरू कर दिया भाई, नेट जेआरएफ का भी, डीएसएसबी का, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और यूपी में जो परीक्षाएं होती है ना, पीजीटी, टीजीटी और हरियाणा में पीजीटी स्क्रीनिंग, ये इतने बैच हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। 5 डेमो क्लास डाल चुके हैं हम यूट्यूब पे। तो अच्छी तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी थोड़ी क्लासेज हुई हैं। अब देखो भाई, आज हम करेंगे ये जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है टेस्ट सीरीज आपके लिए। यहां से आपको ये पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी है। और कोई बात नहीं, यदि आपको प्रश्न नहीं आते हैं, कुछ कठिन लगते हैं, तो आज याद हो गया ना आपको, तो फिर आपके लिए वो कठिन नहीं है, सरल हो गया। तो आज हम शुरू करेंगे भाई ये टेस्ट सीरीज। कुछ प्रश्न हर रोज आपको 18-20 प्रश्न हम करवाएंगे, तो उससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा भाई। देखो पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? और फिर 4 ऑप्शन है आपके सामने। एक है भाई शौरसेनी अपभ्रंश। देखो ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखे हैं भाई, क्योंकि नेट जेआरएफ का तो प्रिय प्रश्न है ये। और ये देखो एमए और पीएचडी, एमफिल के लिए जो एंट्रेंस परीक्षाएं होती है ना, वहां उन सब बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है ये टेस्ट सीरीज। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या है भाई, शौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी या महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो देखो कई बच्चों ने आपने देखा होगा, इसका उत्तर पता भी लग गया होगा कि इसका उत्तर क्या है भाई। इसका उत्तर जो दूसरा है ना भाई, मागधी अपभ्रंश, ये है भाई। अब देखो इसका उत्तर है कि मैथिली का विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। और मागधी अपभ्रंश से देखो और किस किस का, मागधी अपभ्रंश इसका उत्तर है भाई। और मागधी अपभ्रंश से और कौन कौन सी भाषाएं, क्योंकि अब की बार तो अब तो ये देखो आपके सामने मैथिली भाषा पूछी है, और भी कुछ पूछ सकते हैं, तो लिख लो भाई मागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है बिहारी, उड़िया, बांग्ला। बिहारी का पूछेंगे तो भी मागधी से ही भाई, उड़िया का, बिहारी, उड़िया, बांग्ला का भी विकास किससे हुआ है भाई? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और असमिया, और देखो ये पूछे भी गए हैं, असमिया भी एक बार पूछा गया है। तो ये इतनी भाषाओं का जो है यहां असमिया, देखो ये इतनी भाषाओं का जो विकास है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है भाई। तो इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा भाई, जो दूसरे नंबर का आपका है, मागधी अपभ्रंश से मैथिली भाषा का विकास हुआ है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, दूसरे नंबर का प्रश्न, वो है भाई कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो देखो कीर्तिलता और कीर्ति पताका बहुत बार पूछी जाती हैं, यहां से कई अवधारणात्मक प्रश्न भी बनते हैं। और देखो कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों विद्यापति की रचनाएं हैं और अवट भाषा की हैं। और यही प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार पूछ लेते हैं ये किसकी रचना है? तो ये विद्यापति की रचना है भाई, विद्यापति की। और किस में? अवहट भाषा में है भाई, ये अवहट भाषा में है, ये अवहट भाषा में लिखी गई है दोनों रचनाएं। और विद्यापति को देखो, मैथिल को के लिए कई इनकी उपाधियां है ना, वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है भाई, इसका जो उत्तर आया वो पहला आया भाई ए, जो इसमें विकल्प है आपके सामने,
ये आया भाई अवहट। अब देखो अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ये प्रश्न भी कई बार भाषा और लिपि से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो देखो हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, कई बार पूछा जाता है। तो भाई इसमें क्या है, अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 343। ये कई बार बताया हुआ है भाई आप लोगों के, अनुच्छेद 343(1). देखो इस तरह से भी आता है, इसमें तो सिर्फ 343 लिखा हुआ है, लेकिन कई जगह लिखा आ जाता है क्योंकि ये 2-3 भाग होते हैं ना। तो अनुच्छेद 343(1) और अध्याय भी कई बार पूछा गया है। तो अध्याय में क्या होगा भाई, अध्याय 17, अध्याय में राजभाषा अध्याय 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हमारी राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया था। कब किया गया था? ये 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। आगे देखेंगे भाई, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? देखो वैसे मत बताना इसका मौखिक उत्तर, क्योंकि आप पहले विकल्प देखो, विकल्प को देखकर, क्योंकि वैसे तो हम देखें तो ये भी आदिकाल के ही थे, विद्यापति भी, और इन्होंने भी तो अवहट भाषा में रचना की थी। लेकिन देखो आपके सामने जो ऑप्शन है उसको देखिए, अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो की क्या खास बात है, अमीर खुसरो से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अमीर खुसरो तो क्या भाई खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, और हिंदी साहित्य में खड़ी बोली की सबसे पहली रचना प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। इनकी ये खास बात है और कई बार ये पूछा गया है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है ना। वो फिर देखो इतनी लास्ट में आएगा, वो 1914 में लिखा था हरिओद ने प्रिय प्रवास। ये खड़ी बोली का नहीं है प्रश्न जो है। देखिए इसमें देखो अब अब्दुल रहमान है भाई, अब्दुल रहमान ने क्या लिखा, संदेश रासक इनकी रचना है एक। जो इसका उत्तर है वो है भाई दूसरा, अब्दुल रहमान। और इनकी अब्दुल रहमान ने जो रचना लिखी थी वो लिखी थी भी संदेश रासक, और इसे ये विरह काव्य माना जाता है। और ये इसका उत्तर यही होगा भाई, अब्दुल रहमान। अवहट भाषा में लिखी गई आदिकाल में रचना संदेश रासक। इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। अब्दुल रहमान से हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी वो एक प्रश्न मैंने लिखवाया था। ये देखो हम यहाँ सिर्फ प्रश्न करवाते हैं भाई, क्योंकि जो थ्योरी है वो आप लोगों की चली हुई है और आप लोगों को आगे करवाएंगे भी। और अगर आप को ये कठिन लगते हैं ना, तो ये आप ये मानो कि आपकी तैयारी में कुछ चूक है, फिर आप हमसे जुड़ो, क्योंकि हमने ये सभी प्रश्न करवा रखे हैं भाई। इन बच्चों के लिए कोई कठिन नहीं है ये, क्योंकि ये ऐसे के ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना वो भी लिखवाए जाते हैं वहां, कि पिछली परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा गया तो इसको इसी तरह से लिख लो नोट्स में। अगला जो देखिए प्रश्न है वो है भाई, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? प्रश्न नंबर 5 देखिए कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अब ऑप्शन है इसमें देखिए विकल्प, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद और मध्वाचार्य। तो देखो भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद, कई बार बताया हुआ है आपके सामने। तो इसका उत्तर क्या होगा फिर? रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार किसने किया? रामानंद ने। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? आपका सी वाला विकल्प ठीक होगा। आगे देखिए भाई, छठा जो प्रश्न है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है भाई। सहजोबाई की रचना भी कई बार पूछी गई है, सहज प्रकाश। तो देखो सहजोबाई किस, ये संत थी भी, ज्ञानाश्री शाखा की कवित्री थी ये। तो ज्ञानाश्री शाखा, आप इसका उत्तर जो होगा वो होगा भाई तीसरा, सी जो विकल्प है, ज्ञानाश्री शाखा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, और एक इनकी रचना भी ये कई बार पूछी जाती है। लिखना चाहो तो लिख लो, सहज प्रकाश, सहजोबाई की। अब देखो भाई अगला जो हमारा प्रश्न है, 7 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें है भाई 7 नंबर के प्रश्न में देखिए आप, उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है?
ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है भाई, हर परीक्षा में। देखो ये डीएसएसबी में भी पूछा गया है, मैंने देखा है। और ये अभी जो पीछे आपकी फर्स्ट ग्रेड की हुई थी ना राजस्थान में, वहां पर भी ये प्रश्न पूछा गया था। थोड़ा सा अंतर था कि ये रचना, इसका उत्तर है भाई रूप गोस्वामी। उज्जवल नीलमणि जो रचना है ये रूप गोस्वामी की है। जो पहला विकल्प है वो ठीक है आपका। लेकिन देखो इससे संबंधित एक दो प्रश्न मैं आपको और बताती हूँ कि ये जो प्रश्न, ये जो उज्जवल नीलमणि है, यानी कि भक्ति को उज्जवल किसने कहा है, या भक्ति के उज्जवल रूप का वर्णन किसने किया है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो ये किसने किया है भाई, रूप गोस्वामी ने किया है। ये इस तरह से एक बार प्रश्न पूछा गया था। और कई बार सीधा सीधा रचना पूछी जाती है कि उज्जवल नीलमणि रचना के रचयिता कौन है, तो फिर क्या, रूप गोस्वामी। और देखो उज्जवल शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। दोनों जय जो है वो आधे आएंगे भी उज्जवल में। ये कई बार शुद्ध शब्द में भी पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखना आप। अगला जो प्रश्न है भाई, चंदायन किस कवि की रचना है। चंदायन के बारे में देखिए आप। चंदायन आप सबको पता है भाई कौन सी, क्या पूछा है कि किस कवि की है, तो मुल्ला दाऊद की रचना है भाई। ये अवधी भाषा की है और ये अवधी भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है। इसकी ये भी अपनी एक खास बात है। तो इसका जो विकल्प डी है भाई वो सही होगा। चंदायन किसकी है भाई, मुल्ला दाऊद की है। इसे लोर कहा भी कहा जाता है। चंदा और लोरिक की प्रेम कथा है ये, और इसे लोर कहा, माता प्रसाद ने इसे लोर कहा भी कहा है। इसका दूसरा नाम है लोरिक कथा या लोर कहा। अगला जो प्रश्न है भाई, 9वां प्रश्न जो आपके सामने है वो है भाई कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की। और ये प्रश्न भी कई बार देखा है मैंने, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये देखो इसमें क्या है भाई कि इसमें महात्मा गांधी ने ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी 1918 ईस्वी में। तो ये आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये गांधी जी ने स्थापित की थी मद्रास में, और 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की। आगे देखिए भाई, अगला जो 10वां जो आपके सामने प्रश्न है, ये इस तरह के जो प्रश्न है ये नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं ज्यादातर। वैसे तो देखो अब हर परीक्षा में अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन नेट जेआरएफ का में तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई 7 से 8 प्रश्न ऐसे आते हैं। तो इसमें देखिए 10वें प्रश्न में पहला लिखा है छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। ये तो देखो इसका छायावाद का जो दूसरा नाम आपके सामने लिखवाया था वही आ गया से कि देखो छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की कविता है, ये इसका दूसरा नाम लिखवाया था, विशेषता है। तो बिल्कुल सही है ये तो, कि छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो इसमें आया कि छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। तो देखो ये थोड़ा सा, क्योंकि बात छायावाद, पूरे छायावाद में आखिर में आप देखोगे तो स्वाधीनता आंदोलन की इतनी झलक आपको दिखाई नहीं देती। तो ये अब इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, ये पुराना प्रश्न है काफी, इसलिए इसमें जो विकल्प आया वो सी जो है अपूर्णतः और बी अंशतः सही है। लेकिन अंशतः अब नहीं पूछा जाता। अब अगर इसका आपको उत्तर देना होगा तो या तो आप ये कहोगे कि देखो स्वाधीनता आंदोलन की झलक तो है, तो फिर दोनों ही सही होंगे, या फिर अगला अगर पूछना चाहता है कि गलत, तो फिर थोड़ा सा हेरफेर इसमें करेगा कि प्रारंभ में स्वाधीनता आंदोलन और बाद में ये सवर थोड़ा सा कम हो गया था। इस तरह से कुछ प्रश्न आपके सामने रखेगा, वरना ये दोनों सही हैं। अंशतः प्रश्न इसका विकल्प सी सही माना गया है इसमें, क्योंकि ये पुराने पहले 2004 नेट में आया था ये प्रश्न, वहां से मैंने उठाया है। 2004 का पेपर था मेरे पास, तो ये वाला प्रश्न मैंने वहां से उठाया है, क्योंकि ये एक प्रश्न आपके सामने इसीलिए रखा कि आपको पता चले कि पहले भी ऐसे नहीं है कि कम प्रश्न आते थे। पहले ये कहते हैं कि पहले आसान आते थे, ऐसा कुछ नहीं है।
प्रश्न काफी गंभीरता से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि आप बड़ी परीक्षाएं पीजीटी, टीजीटी में थोड़ा सा लेवल हल्का रहता है, बाकी पीजीटी, नेट, जेआरएफ और कॉलेज सहायक प्रोफेसर सभी में अच्छे गंभीर प्रश्न बनाए जाते हैं भाई हिंदी साहित्य से। अगला जो 11वां प्रश्न आपके सामने है, देखिए कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो इसमें देखिए ब्रज है, खड़ी बोली, बुंदेली और बघेली। देखो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बघेली। तो इसका उत्तर जो है वो हमें डी विकल्प में, जो डी विकल्प आपका सही होगा। और अगर आप लिखना आपको पता भी है और लिखना चाहो तो लिख लो, पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो है भाई ब्रज भी है, खड़ी बोली भी है, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू ये है, और पूर्वी हिंदी की है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो जो बघेली बोली है ये पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर है 12। आगे देखिए अगला प्रश्न है भाई हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है। और विकल्प में आपके सामने है भाई सरस्वती पत्रिका, आनंद कादम्बनी, सुदर्शन और हिंदी प्रदीप। तो देखो इसमें क्या कहा कि हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास। तो आप सबको पता है कि सरस्वती पत्रिका जो है वो 1900 ईस्वी में शुरू की थी, चिंतामणि घोष के द्वारा शुरू की गई थी। और 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 से 1920 तक जो सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे वो थे भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही देखो हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने का काम किया है। द्विवेदी काल में हम पढ़ते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा भाई सरस्वती पत्रिका। और देखो कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कब से कब तक सरस्वती के संपादक रहे। तो 1903 में इन्होंने कार्यभार संभाला था। पत्रिका शुरू हुई थी 1900 में। देखो यहाँ कई बार आप लोगों के कंफ्यूजन रहता है। और ये जो पिछली पीजीटी स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था हरियाणा में, वहां पर ये प्रश्न पूछा गया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला। तो ये 1903 ईस्वी आना था भाई, उसमें विकल्प में 1900 भी था, लेकिन सही उत्तर होगा भाई 1903। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। और देखो आपको ध्यान होगा कि इन्होंने जूही की कली को छापने से मना कर दिया था, यानी कि हिंदी के परिष्कृत और परिमार्जन रूप पर इनका विशेष ध्यान था। तो इसमें सरस्वती पत्रिका, और अगर व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए कि किस विद्वान को हिंदी के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किया, तो फिर आप महावीर प्रसाद द्विवेदी बताएंगे भी, क्योंकि देखो एक अनधिकार शब्द को लेकर भी काफी विवाद चला था। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका उत्तर जो होगा वो सरस्वती, ए ही विकल्प होगा। इसका आंसर जो होगा ये सरस्वती पत्रिका होगा भाई। अब 13 नंबर का जो प्रश्न है ये देखिए, अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। ये लिखवाया था आप लोगों के ऐसे के ऐसे। और इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ है। बिल्कुल सही है, ये दोनों कथन सही है भाई, ए और ब दोनों सही हैं। इसका उत्तर 1 होगा। निम्नलिखित में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। अब पूर्वी हिंदी की अभी देखी भी हमने, पश्चिमी हिंदी की देखी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू, ये तो पश्चिमी हिंदी की थी। और पूर्वी हिंदी की क्या थी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो अवधी भी है भाई, बघेली भी है और छत्तीसगढ़ी तीनों है। आगे क्या है, मालवी, जो आपका डी विकल्प है गलत है भाई, ये राजस्थानी के अंतर्गत आता है, ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो मालवी इसका उत्तर हो जाएगा भाई डी। अगला जो प्रश्न है भाई 15 नंबर का जो प्रश्न है कि कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता है। तो कल्पना पत्रिका देखो बहुत बार पूछी गई है भाई, कल्पना पत्रिका
मैंने हर परीक्षा में इसको देखा है, कम से कम 8 से 10 बार नेट जेआरएफ में आ चुका है ये प्रश्न, डीएसएसबी का प्रिय प्रश्न रहता है ये, और जो कॉलेज साहब प्रोफेसर सभी जगह देखा है ये कल्पना पत्रिका वाला। और अभी जो आपकी पीछे ये पीएचडी का जो एंट्रेंस परीक्षा हुई थी एमडी यूनिवर्सिटी में, वहां पर भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये हैदराबाद है, इसका उत्तर जो आएगा वो हैदराबाद, बी विकल्प सही है। आगे देखिए, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? और ऑप्शन इसमें है भाई सत्य प्रकाश मिश्र है, नंद किशोर नवल है, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया। 16 नंबर का जो प्रश्न है भाई आपके सामने, इसका जो उत्तर होगा वो होगा भाई ए, जो ए विकल्प है सत्य प्रकाश मिश्र, ये सही होगा माध्यम पत्रिका का। अगला देखेंगे भाई हम 17 नंबर का जो प्रश्न है हमारा है, ये है भाई रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। देखो रेखा चित्र और संस्मरण आपके करवाए गए थे, वहां पर बताया गया था रेखा चित्र और संस्मरण मिलती जुलती विधाएं हैं। कई बार ऐसा लगता है कि पहचान में ही नहीं आ पाता ये रेखा चित्र है या संस्मरण। तो ये बिल्कुल सही है भी, जो विभाजक रेखा है वो बिल्कुल सूक्ष्म है। आगे ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही है भाई, दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, ए और बी ब दोनों सही हैं। तो इसका जो ए विकल्प है ये सही होगा। अगला जो आखिरी हमारा प्रश्न है आज का, वो है भाई निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम है। भाषाओं के अच्छा चलो आगे और करवाएंगे भी प्रश्न, ये 18 नंबर का प्रश्न है, 28 या 30 तक करवाएंगे। तो निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। आप देखो प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और हिंदी। तो देखो बच्चों ये प्रश्न कई बार देखा है छोटी से बड़ी परीक्षा में, और ये एमए का जो एंट्रेंस परीक्षा देते हो ना आप, यूनिवर्सिटी से जो एमए करते हैं ना, उनको एक टेस्ट देना पड़ता है पहले यूनिवर्सिटी में, बाद में एडमिशन होता है। तो वहां ये प्रश्न मैंने कई बार देखा है कि देखो सब इसका ये क्रम पूछा जाता है भाषा का। तो सबसे पहले है भाई पाली भाषा, उसके बाद है फिर प्राकृत, पाली प्राकृत, और फिर क्या भाई पाली प्राकृत अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हिंदी। कई बार तो देखो ये इस तरह से आ जाता है भाई क्रम, ये आ गया तो बिल्कुल सही है, ये पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। कई बार ऐसे आ जाता है देखो पाली फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद फिर क्या भाई अवहट और फिर हिंदी, या पुरानी हिंदी भी आ जाता है कई बार। तो ये क्रम इस तरह से चला भाई अप, और देखो यहाँ ये क्रम बिल्कुल सही है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कई परीक्षाओं में, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, सब बच्चों को आता भी होगा। लेकिन देखो कई बार अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है भाई। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या परिवर्तित रूप जो होता है वो होता है अपभ्रंश। देखो बोलते हैं ना, कई बार प्रश्न कैसे पूछ लेते हैं कि पाली का अपभ्रंश रूप कौन सा है, या प्राकृत का अपभ्रंश रूप कौन सा है, अपभ्रंश का अपभ्रंश रूप कौन सा है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो अपभ्रंश यानी कि देखो थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ ये भाषाओं का विकास हुआ है, एकदम से कोई विकास नहीं होता। जैसे कुछ हम देखते हैं ना, आदि काल में ही भक्तिकालीन रचनाएं होने लगी थी, भक्ति काल आया बाद में, प्रभाव पहले ही आ गया, और फिर भक्ति काल की समय सीमा में भी आदिकालीन रचनाएं लिखी गई। जैसे देखो हमने देखा खुमान रासो और विजयपाल रासो, वो क्या थी, आदिकाल का अतिक्रमण करने वाली रचनाएं। कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये आदिकाल जब हमने पढ़ा तब किया था ये सब है। तो इसी तरह से देखो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, यानी कि समय अपना प्रभाव छोड़ता जाता है। तो पाली था, पाली का अपभ्रंश रूप है प्राकृत, प्राकृत का अपभ्रंश रूप है अपभ्रंश, और अपभ्रंश का अपभ्रंश यानी कि अपभ्रंश का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप कौन सा है, अवट। तो इस तरह से भी, और अब अवट का फिर हिंदी। तो इस तरह से भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग आसानी से उत्तर दे सकते हो, और ये कई परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
आगे देखेंगे भाई, जैसे निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। 4 कवि रखे गए हैं आपके सामने और उनका सही कालक्रम बताना है भाई। अब देखो सरहप्पा है, सरहप्पा तो देखो सबसे पहले आएंगे, हिंदी के पहले कवि हैं, 7वीं 8वीं शताब्दी के कवि हैं। फिर देखिए फिर क्या आया, सोमप्रभ सूरी, ये नहीं है भाई क्योंकि गोरखनाथ आएंगे पहले, देखो गोरखनाथ और फिर क्या हेमचंद्र और फिर सोमप्रभ सूरी। तो ये कौन सा, जो सी ऑप्शन है आपका, जो विकल्प सी है, सरहप्पा, गोरखनाथ, हेमचंद्र और सोमप्रभ सूरी, ये वाला विकल्प सही होगा आपका। ये सब लिख चुके हैं हम आपको आसानी से, ये तो बहुत आसान है, आप कर सकते हो। किस लेख, और देखो एक बात मैं और बता देती हूँ, यदि जन्म काल से इस तरह से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न भी आप गलत करते हो तो ये चिंतन का विषय है भाई, फिर आप तैयारी क्या कर रहे हो। आप कम से कम 2 से 3 पेज मैंने शायद आप लोगों को लिखवाए हैं इन सब के कालक्रम के, क्या वो आप 1 घंटे में 2 घंटे में ज्यादा से ज्यादा आप उनको याद कर सकते हो। एक बार उनका रिवीजन कर लो, फिर वो याद रहेंगे। और 5 से 7 प्रश्न ये पूछे जाते हैं ना जो नेट में, ये आसानी से आपके ठीक हो जाएंगे। ये तो आप सबसे पहले, मैं तो यही याद करवाती हूँ बच्चों को कि सबसे पहले आप ये 8 प्रश्न तो कम से कम ठीक कर लीजिए आज ही, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो तैयारी बहुत एक तरीके से होती है बच्चों, ये नहीं है कि ये प्रश्न आप ये सोचोगे कि ये प्रश्न नहीं आए तो क्या पता ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसे प्रश्न मत आओ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर ये प्रश्न आपको नहीं आते तो फिर आप परीक्षा में ये मत सोचो कि सफल हो सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न आने बहुत जरूरी है। टेस्ट लगाया करो। देखो हमारी एक रणनीति के साथ हमारी विबोध एकेडमी पे तैयारी करवाई जाती है भाई। हम आराम से धैर्य से तैयारी करवाते हैं, लेकिन और सिर्फ परीक्षा उपयोगी तैयारी ही करवाते हैं। अनाप शनाप कुछ नहीं ज्यादा करवाया जाता, जो जरूरी है वही करवाया जाता है। और देखो परीक्षाओं में भी आया भी है, सभी परीक्षाओं में कहीं से बाहर कुछ आता ही नहीं। क्या आएगा भाई, हमारा सिलेबस दिया हुआ है और हम यदि उसके अनुसार पढ़ेंगे तो बाहर से कुछ नहीं आएगा। और आपको तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको तो सिर्फ हमारे नोट्स तैयार करने हैं, उन्हीं को याद करना है। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरे आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे आदिकाल कंप्लीट हो गया तो उसका पूरा टेस्ट लेते हैं हम, इतने प्रश्न देते हैं उन्हीं में से आ जाते हैं। भक्ति काल पूरा हो गया फिर भक्ति काल का करते हैं, तो आसानी से आप तैयार कर सकते हो। और कोई बात नहीं, एक बार में आपके नहीं हुआ तो ये कोर्स पूरा 1 साल तक आपके पास रहेगा भाई। जो हमारी विबोध एकेडमी की एप्लीकेशन से पढ़ते हैं उनको तो पता है, जो नहीं है, नो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि देखो विबोध एकेडमी है भाई ये, देखो भाई इस तरफ लिखती हूं मैं, देखो ये हमारी जो एकेडमी है विबोध एकेडमी है, इसकी एप्लीकेशन पर विबोध एकेडमी, इस तरह से आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप है भाई हमारा, एप्लीकेशन का नाम है ये विबोध एकेडमी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप पर कोई भी कोर्स लेना चाहो, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हो, डीएसएसबी की, एनवीएस, केवीएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या आर्मी पब्लिक स्कूल की जो अभी वैकेंसी आई है उनका बैच भी हमने शुरू किया है। हिंदी से संबंधित आप किसी भी परीक्षा की तैयारी आप करते हो तो आप यहाँ जाकर हमारा कोर्स खरीद सकते हो। और अब तो उस पर कुछ विशेष छूट दी गई है, अभी कुछ समय, सीमित समय के लिए है वो, तो आप इसका लाभ उठा सकते हो। यहाँ पर आपको संपूर्ण अध्ययन करवाया जाता है। आप जिस भी, जो भी आप अगर डीएसएसबी की तैयारी करते हो तो उसके सिलेबस को मद्देनजर रख के, यदि आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के हो तो उसको मद्देनजर रखते हुए, और नेट जेआरएफ का तो स्पेशल बैच अभी शुरू किया है हमने, तो उसके बाद ये इस तरह से हम एक विशेष रणनीति के साथ सफलता की, ये लगाओ भाई, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, लेकिन कोशिश और मैटर पूरा दिया जाता है आपको। और ज्यादा तो नहीं भाई, 80% बच्चे सफल हुए हैं, आगे भी होंगे। जुड़े रहो, मेहनत तो आपको करनी है,
क्योंकि साधना समर्पण मांगती है पूजा भाव से, एकांतिक मन से। साधना तो आप लोगों को करनी है, हम तो मात्र साधन है, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे भी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यहां से आप अच्छी तैयारी करके अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हो। आगे देखो भाई, अगला जो प्रश्न है हमारा, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? जो 20 नंबर का प्रश्न है हमारा, उसमें देखिए भाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवती देवी या सत्यवती मलिक। तो देखो किस लेखिका ने, तो आप सबको पता है कि मेरा परिवार, जो महादेवी वर्मा ने पशु पक्षियों से संबंधित रचनाएं लिखी है उसमें, तो इसमें महादेवी वर्मा आएगी भाई। जो ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा, ए विकल्प महादेवी वर्मा। देखो 21 नंबर का प्रश्न फिर से, इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। अब देखो कालक्रम बताना है आपको, चिंतामणि, केशवदास, मतीराम और पद्माकर। जो अब देखो केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और पद्माकर, ये सारे मैंने करवाए हुए हैं। ये तो रीतिकाल की वीडियो तो आप हमारे YouTube चैनल पे भी मिलेंगी, विबोध एकेडमी के आपको। आप देखो मैंने कई बार बताया है ये कालक्रम। केशवदास है भाई, केशवदास हिंदी के पहले अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं और जन्म है भाई इनका 1555 ईस्वी, सबको पता है। फिर है भाई चिंतामणि। चिंतामणि को देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और ये हिंदी के पहले रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनका जन्म है भाई 1600 ईस्वी में। अगले कौन से हैं फिर? मतीराम का 1604 है। मतीराम का जो जन्म है वो है भाई 1604 ईस्वी में। और अगले कौन से हैं? ये पद्माकर का है भाई 1753 ईस्वी में। तो ये देखो इस तरह से ये क्रम बनेगा इनका, कालक्रम का। ये मैंने सब रिवीजन क्लास भी डाल रखी है हमने, ये सब आसान है। और देखो एक और पूछा जाता है, यहाँ सेनापति को डाल देते हैं। सेनापति अब कहाँ आएंगे? तो देखो इनके दोनों के बीच में आएंगे भाई सेनापति, केशव और चिंतामणि के, क्योंकि सेनापति का जन्म है फिर, सेनापति का है 1589 है भाई, 89। ये सेनापति का जन्म है, तो सेनापति इनके बीच में आ जाता है। कई बार डाल देते हैं सेनापति वाला, मैंने कई बार देखा और गलत भी हुआ है बच्चों का। तो देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, 1 घंटे का काम है बस। और आप इतना याद नहीं कर सकते तो फिर किसी परीक्षा में आप कैसे, प्रतियोगिता आजकल तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं भाई। अगला जो हमारा प्रश्न है भाई 22 का, सही कृति क्रम को पहचानिए। अब देखो रचनाएं दे दी जाती हैं आपके सामने और उनका कालक्रम लगवाया जाता है। अब देखो पल्लव है भाई, गुंजन, युगांत और युगवाणी। ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं आपके सामने रखी गई। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो क्या ये पहला ही ऑप्शन ठीक है भाई, पल्लव है 1928 में, फिर गुंजन 32 में, युगांत 36 और युगवाणी 38 और कई कई जगह 39 भी मिल जाता है। तो जो ए विकल्प है आपका 22 नंबर में वो बिल्कुल सही है भाई। अगला जो प्रश्न है भाई आपका 23 नंबर का, वो है भाई सेठ बांकेमल किसकी रचना है? देखो ये प्रश्न भी मैंने देखा है भाई कई परीक्षाओं में। सेठ बांकेमल, पांडे वेचन शर्मा, उग्र यशपाल, अमृतलाल नागर और भगवती चरण वर्मा। तो ये सेठ जो बांकेमल है ये अमृतलाल नागर की रचना है भाई। तो इसमें जो सी विकल्प है आपका ये बिल्कुल सही होगा। अगला है भाई वारेन हेस्टिंग्स का सांड किसकी रचना है? कहानी है भाई ये वारेन हेस्टिंग्स का सांड। और ये प्रश्न मैंने अभी देखा था एक परीक्षा में कि उत्तर आधुनिक काल की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? तो उत्तर आधुनिकता की पहली कहानी भी इसी को माना जाता है। ये उदय प्रकाश की कहानी है भाई, वारेन हेस्टिंग्स का सांड। आज के लिए भी इतना ही, आगे हम ये हर रोज लेकर आएंगे। अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना
और कमेंट्स में बताना अगर इसी तरह के प्रश्न आप चाहते हो। तो हम ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए चलाना चाहते हैं यूट्यूब पर ही, क्योंकि ये बच्चे जो हमारे इनका भी जो जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा है उनके साथ साथ जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, अब कोर्स नहीं लेना चाहते कहीं से भी, तो उनकी तैयारी भी बनी रह सके, साथ की साथ कुछ प्रैक्टिस होती रहे, उसके लिए हमने ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए शुरू की है भाई। और इसके साथ साथ भाई मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 9वीं से 12वीं तक की जो एनसीईआरटी है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप लोग इच्छुक हो और करवाना चाहते हो करना, तो बताना जरूर, हम वो शुरू करना चाहते हैं, तो जल्द ही शुरू लेकर आएंगे उसको। तो आज के लिए तो बच्चों इतना ही, धन्यवाद।